दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी जी दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। कानून व्यवस्था पे तो ऐसे दावे हैं कि लिखते लिखते अखबार वाले कसीदे पढ़ते पढ़ते कागज कम पड़ जाता है। चैनल वाले दंडवत रहते हैं कि योगी जी की कानून व्यवस्था का क्या कहना, लेकिन सच्चाई कुछ और बयां करती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 21वीं शताब्दी में एक नवयुवक को पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पीटा जाता है और युवक उस समाज का उस वर्ग का हिस्सा होता है जिसको अखिलेश यादव ने नाम दिया है पीड़ित, दुखी, अपमानित समाज के एक युवक को। और किस पे आरोप लगता है? बुरा मान जाएंगे योगी और योगी के खास लोग, लेकिन सच्चाई यही है कि सजाती पकड़ के पीट के मार रहा था एक पीड़ित समाज के नवयुवक को। वीडियो वायरल हो गया। अखिलेश यादव ने ट्विटर पे ट्वीट करके पूछा कि कुंडा का में गुंडाई कौन कर रहा है। आनंद फानंद ने पुलिस ने कुछ गलत बयानी कर दी, फिर पुलिस ने ट्वीट डिलीट कर दिया और अब कह रही है कि 5 मई की घटना थी। नीरज नाम के व्यक्ति को, नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूं, आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिए, पीडीए समाज के किस जाति के युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया। कहां है मानव अधिकार आयोग? कहां है अंजना ओम कश्यप? कहां है चित्रा त्रिपाठी? और हमारे पूर्व संपादक दिलीप मंडल क्यों खामोश हैं? आज सवाल एक छोटे भाई का एक बड़े भाई से भी है। दिलीप मंडल जी, थोड़ा बंगाल से समय निकालिए और ये जो घटना प्रतापगढ़ में हुई है उस पर भी कुछ लिखिए। कर्नल साहब, आप तो सरहद पे लड़ाई लड़ते रहे, अब रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आ गए हैं। क्या आप लोग इसी प्रकार के देश की रक्षा करने के लिए सरहद पे जान देने के लिए तैयार रहते हैं? आपने जो प्रश्न उठाया है कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का, हमें उससे पहले ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हम समाज में हैं और समाज में हमारा वर्गीकरण है। बच्चा पैदा होने के बाद 2, 4, 5 साल में जब होश संभालता है तो उसको मालूम चल जाता है कि वो किस समाज का हिस्सा है। इसलिए नहीं कि उसे बताया जाता है, इसलिए कि समाज व्यवहार इस तरीके से करता है कि वो अपने माता पिता से कुछ सवाल पूछने लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों है, और फिर बहुत धीरे धीरे मार्मिक तरीके से माँ बाप उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा तुम ये हो और इसकी आदत डाल लो, और बहुत ज्यादा क्रांतिकारी नहीं बनना है वरना व्यक्तिगत जीवन में बहुत तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। और ये सत्य है। जो सामाजिक चेतना के साथ समाज में निकलते हैं, राजनीतिक जीवन में आते हैं, उनका यह कर्तव्य बोध होता है कि इस संघर्ष को वो बड़ा करें। हर जनमानस के हर कमजोर आदमी से अपेक्षा नहीं करी जा सकती कि वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सके। अब यही बच्चे सरहद पर जाते हैं तो जब देश में खड़े होते हैं तो हमारे बाएं और दाहिने कंधे पे कौन खड़ा है? ना कोई जाति है, ना धर्म है, क्योंकि तब देश। दुर्भाग्य ये है कि पीछे उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं। उनके लिए देश नहीं है, उनके लिए समाज है कि वो कौन सी बिरादरी से आते हैं, किस समाज से आते हैं। ये भोगना पड़ता है। और आप किसको पीटने का सवाल कर रहे हैं पाठक जी? मैं सैनिक प्रकोष्ठ का हम लोग संगठन को देखते हैं। हमारी लड़ाई वर्तमान सरकार से तो इस बात पे रहती है कि जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो सेवारत फौजी छुट्टी पे आते हैं, उनको पीटते हैं लोग। और जो प्रभुत्ववादी और सामंतवादी, वही नहीं पीटते हैं, पुलिस वाले पीटते हैं। हम तो उनके मुकदमे लड़ रहे हैं। हम उनके अधिकारियों से जाके मिलते हैं कि कम से कम एक वर्दी वाला दूसरे वर्दी वाले पे अपनी दबंगई तो ना दिखाए, और कम से कम उसको ना पीटे जो होली दिवाली छोड़ करके सरहद पर लड़ता है। कम से कम मैं एक चीज का आभारी हूं समाज का। समाज वर्दी के बीच में फर्क नहीं करता, लेकिन वर्दियों के सम्मान में फर्क जरूर करता है, उसका वर्गीकरण करता है। और मैं बहुत फक्र के साथ कहता हूं कि सेना के फौजी को समाज बहुत अथाह प्रेम देता है, बहुत सम्मान देता है, इसलिए वो द्रवित होता है। लेकिन दुखदाई है ना पाठक जी, मैं तो स्वयं बता रहा हूं आपको, प्रदेश में बहुत सी घटनाएं हुई और लगातार बढ़ी हैं जहां सेवारत फौजियों को पुलिस वालों ने, सामंतियों ने, प्रभुत्ववादियों ने ना सिर्फ पीटा है, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, और एफआईआर दर्ज होती तो उसकी विवेचना कभी पूर्ण नहीं होती है।
किसी भी घटनाक्रम में कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम अदालतों में ऐसे केस लड़ रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो पीडीए का आम बालक है, आम नौजवान है, गांव देहात में है, बेरोजगार है, कमजोर है, माँ बाप में शक्ति नहीं है, ना भुजबल की ना पैसे के बल की, वो किस संघर्ष के तहत जी रहे होंगे। और ये एक और स्टेप अगर आप ऊपर ले जाएं तो अधिसंख्य तो अगर नहीं भी हो तो एक बहुत बड़ी संख्या में पीडीए वर्ग ऐसा है जिनको मारते भी हैं और ये भी बताते हैं कि थाने जाओगे तो दोबारा मारेंगे। तो बहुत से लोग तो पिटने के बाद थाने तक नहीं पहुंच पाते, उनका रिकॉर्ड कहां से ढूंढ के लाइएगा। उसके लिए तो गली गली धूप में घूमेंगे, चमड़ी काली करेंगे, लोगों से उठेंगे बैठेंगे चौपाल में, तब जाके आपको जानकारी होगी कि गांव गांव किस तरीके से सामंतवाद और प्रभुत्ववाद का बहुत बड़ा बड़ा एक चक्र चल रहा है। लेकिन एक चीज और अंततः मैं इस सवाल के जवाब में कह दूं, जब प्रताड़ना इंतहा पार कर लेती है तभी एकजुट करती है समाज को। जो शोषित समाज होता है तभी जागृत होता है, तभी इकट्ठा होता है। तो जो भी शोषण है अंततः उसी को पीट के हथियार बनाएंगे जो मुक्ति दिलाएगा इस प्रभुत्ववाद और सामंतवाद से। और हम फौजी पीडीए के लाल अगर सरहद पर खड़ा होकर चीन और पाकिस्तान से लड़ सकते हैं तो यहां मरने कटने का, जेल जाने का, फांसी चढ़ने का कोई डर नहीं। हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। जिसने 20-30 साल फौज में नौकरी की हो वो किसी भी दंश को सह लेगा, किसी भी शोषण के खिलाफ लड़ लेगा। तो हम लड़ेंगे। हम लगातार पीडीए को गली गली जागृत कर रहे हैं और इस तरीके के प्रताड़ना का हम साफ करेंगे। बहुत गंभीर संघर्ष है, बहुत तगड़ा समर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहुत दुख की बात होती है कि जब राम राज्य का नाम आप रख लें और रावण राज चल रहा हो तो शोषितों को इकट्ठा करने के अलावा और कोई समाधान नहीं। जी शरद जी, एक वीडियो और वायरल हो रहा है। एक कांस्टेबल है उत्तर प्रदेश पुलिस के सुनील कुमार शुक्ला, जो लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात हैं, उन्होंने एक वीडियो बना के डाला कि किस तरह ड्यूटी के लिए पैसा लिया जा रहा है और उन्होंने अंग्रेजों के जालिम अंग्रेजों के अफसरों से तुलना कर दी आईपीएस अधिकारी की। वो वीडियो कल से वायरल है और उसपे एक रटा रटाया अभी बयान आ गया एसीपी का कि मामले की जांच की जाएगी और जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अब तो ये सिस्टम के अंदर से ये आवाज आई। आपने सुनील कुमार शुक्ला का वीडियो संभवतः देखा होगा या नहीं देखा होगा, ये हमारा काम है तो स्वाभाविक हम अवेयर हैं, पूरी तरीके से देखा है। उसकी आंखें देखी मैंने उस वीडियो में और मैं समझ सकता हूं कि उसने कितना शक्ति, कितना आत्म विवेक के बाद वो वीडियो बनाया होगा, ये जानते हुए भी कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी इसके बाद, ये जानते हुए भी। मैं इसमें आपको 2-4 उदाहरण देता हूं और मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि ये समस्या तो बहुत छोटी है, बड़े बड़े उदाहरण सामने हैं। पाठक जी, एक आपको कुछ साल पहले का एक उदाहरण याद होगा, एक बीएसएफ का जवान था, उसने सूखी रोटी और पानी वाले दाल की वीडियो बनाई थी। बिल्कुल याद है। वो उसकी सिर्फ वर्दी ही नहीं छीनी गई, उसका इकलौता बेटा था, उसने आत्महत्या कर ली। घर में इस तरीके का डिप्रेशन का माहौल था, यानी उसका परिवार समाप्त तक हो गया। ये उसको न्याय मिला इसलिए कि उसने सवाल उठाया कि रोटी सूखी है, दाल में पानी है। आप उसे सजा दे सकते थे, इंटरनल इंक्वायरी के बाद जो भी सजा हो। रोटी सूखी रोटी नौकरी ले लेती है क्या? ये मॉडल बहुत पहले का भारतीय जनता पार्टी का। और मैं अंतरात्मा से कहता हूं, ईश्वर इस जवान को, पुलिस के जवान को, इसको आत्मबल दे, इसकी परिवार को सुरक्षा दे कि इसकी रोजी रोटी इसकी नौकरी पर ना आ जाए। लेकिन पाठक जी, ये बहुत छोटा मसला है, गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। बड़े बड़े 2-4 उदाहरण दे देता हूं आपको। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, नाके पे जो पुलिस वाला खड़ा होता है उसका जो शाम को रोल कॉल होता है जिसमें ड्यूटी का डिटेलमेंट होता है, उसमें हिसाब किताब की कॉपी बनती है। और थानों में और चौकियों में जिस तरीके से पोस्टिंग मिलती है, हमसे बेहतर तो आप जानते हैं। हम तो फौज में थे, हमको नहीं पता था कि प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर और बटालियन कमांडर पैसा देके अपॉइंट होते हैं। हमने तो फौज में नहीं देखा। लेकिन जब यहां आए सार्वजनिक जीवन में तो बहुत भयावह स्थिति है। हर अपॉइंटमेंट का रेट है और उसका कलेक्शन का पैटर्न है, पूरा पूरा पिरामिड बना रखा है कि नाके से चौकी, थाना, कोतवाली, सीओ, एसपी, और ऐसे होते होते कहां जा रहा है हम सब जानते हैं। लेकिन इसका औद्योगिकीकरण, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि पैसा कहां जा रहा है? मैं बता देता हूं आपको। इसका औद्योगिकीकरण तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बलिया का वो थाना इस बात का उदाहरण है। हमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि एक थाना करोड़ों रुपए रोज आमदनी का सोर्स बन सकता है। नहीं, ये तो कोई नई बात नहीं है। जो भी बॉर्डर के स्टेट हैं जी,
बॉर्डर के किनारे वाराणसी और चंदौली का, मैंने बनारस मेरा एक तरह से कह सकते होम टाउन है। चंदौली में एक नौबतपुर बॉर्डर का एक थाना है साहब, उस थाने में जो सत्ता का सबसे करीबी आदमी होता है वही थानेदार बनता है। क्यों बनता है आप भी समझते हैं। झांसी चित्रकूट से आप स्टार्ट करें तो चंदौली हाँ। मिर्जापुर जाते तक, बनारस जाते, जो जितनी खनन वाली पट्टी है, जो लगातार ओवरलोडेड गाड़ियां ही नहीं चल रही हैं, मोरंग और बालू की और गिट्टियों के पहाड़ के वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो बारिश के पहले पहाड़ बन जाते हैं, फिर वो पहाड़ कटते रहते हैं 3-4 महीने बारिश में, और वो ओवरलोडेड गाड़ियां चल रही हैं। और कितनी बार पाठक जी आपने खुद देखा है पिछले 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि जब पुलिस वाले इन ट्रक को रोकते हैं तो पुलिस वालों को रौंद के निकल जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं वर्दी अरे वालों। उसमें तो बाकायदे टोल वाले भी मिले हुए हैं। टोल 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 और टोल जिसके पास ठेका है वो इन ट्रकों को पास कराते हैं, और वो क्योंकि एसपी टोल भूल पे गया, वो ओवरलोड एसपी ट्रक भूल नहीं गए, जा सकते हैं। वो एसपी भूल गए जो 2 साल गायब रहा, हत्या की उसने खनन में। अरे उसने इस भाई वो तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं नहीं, सरकार में हत्या एक नहीं, उस पे एसएसपी हत्या करके वो 2 एक साल व्यक्ति गायब ने रहा है। आत्महत्या की थी, आरोप उस पे लगाया था वो। जी वो जी तो बिल्कुल। साहब आई, और वो आज कहाँ है आईपीएस साहब पता नहीं साहब। वो तो खैर ये जो सिस्टम है ना, काले अंग्रेजों के अधिकारी से तुलना की है आईपीएस की, सुनील कुमार शुक्ला नहीं, जी ने। लेकिन मेरे उदाहरण खत्म नहीं हुए पाठक जी, 1 मिनट और दीजिए। हाँ हमारे लखनऊ में जिलाधिकारी महोदय थे, उनके पास 3-3 चार्ज थे, एलडीए जैसा महकमा भी उन्हीं के पास था। वो गायब रहे और लोग महीने 2-3 महीने तक बताते रहे कि मुख्यमंत्री आवास में ढूंढ के देख लो, शायद वहीं हो। उससे ज्यादा सुरक्षित संरक्षित जगह कहां होगी। वो तो अभी बढ़िया पैंट शर्ट में बेल्ट लेदर की लगा के, लेदर के जूते पहन के क्लीन होके बाहर आ गए। तो आपको क्या अरे लगता है कि भ्रष्ट नेताओं के लिए वॉशिंग मशीन है, अब तो भ्रष्ट अधिकारियों के लिए भी वॉशिंग मशीन है? नहीं नहीं, मेरा मानना है कि अधिकारी अपने लिए भ्रष्टाचार नहीं करता। अधिकारी भ्रष्टाचार तभी कर सकता है जब ऊपर वो सही जगह पे चढ़ावा मैं चढ़ा रहा सहमत है। हूं, मैं सहमत, ही इज जस्ट अ पपेट ऑफ द इसको सिस्टम। कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। अधिकारी सही जगह पे चढ़ावा चढ़ा रहा है तभी उसको पोस्ट मिली हुई है। स्केपगोट है, थोड़े समय के लिए 3 महीने हल्ला किया, उसके बाद बहाल किया और बात खत्म हो गई। तो मैं नहीं, आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, उनके खिलाफ तो जिसने एफआईआर कराई तो उसने कह दिया कि हमने गलती से एफआईआर करा दी, उसको हाई कोर्ट में पीछे हट गया, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। जी जी जी। तो आप कल्पना कीजिए कि उसका क्या विवेक रहा होगा कि इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ उसने कंप्लेंट की, और इतने बड़े विवेक पे ऊपर क्या दबाव होगा कि वो मुकर गया। अब आप कल्पना कीजिए, गांव का एक नौजवान लड़का जो आप बता रहे हैं, 18 साल की उसकी उम्र है, गाड़ी में उसको डाल के ले जाते हैं, पेड़ से बांधते हैं, लगातार हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है, और गिरा गिरा के जिस तरीके से मारा और बेहोश किया है। अब आप ये बताइए, शिल्पी कुशवाहा जी वाला घटना पता हो, बिटिया को जिस तरीके से उसकी बिटिया की मृत्यु अरे हुई है। सर वो तो मतलब उसके बारे में हम यूट्यूब पे बता नहीं सकते कितनी बेरहमी से उसकी जान ली गई। हम आप लोग भी गए शिल्पी थे, कुशवाहा हरदोई की राष्ट्रीय बात कर अध्यक्ष रहे जी से वहीं मिले थे, हम लोग वहां गए थे। और गाजीपुर में तो आप कल्पना कीजिए कि जब हमारे नेता को नहीं जाने दे रहे हैं, हमारे ही मंत्रिमंडल के पुराने मंत्रियों के सर फोड़ दिए हैं उस गांव में, और उस गांव का प्रधान खुली चुनौती दे रहा है यहां की सरकार को, तो कल्पना कीजिए कि जो पीडीए का जनमानस है उनके नौजवानों का क्या हाल होगा। ये तो वो वीडियोस देख रहे हैं पाठक जी, जिनको हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने अपने सोशल मीडिया के मॉडल पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया है। जो एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रहे होंगे, उन केसों की संख्या कौन जोड़ेगा? क्या एनसीआरबी वाले वो केस भी जोड़ लेंगे जिनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है? और आप कल्पना कीजिए कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुद्दों को उठा रहे हैं, उसके बाद इन केसेस में किसका हाफ इनकाउंटर या फुल इनकाउंटर हुआ है? एक का नाम बता दीजिए। और नहीं मैं नहीं, तो एक दावे के साथ कहता हूं, बस एक लाइन, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई मिसिंग है, मिल नहीं रहा है, और अगर कोई पकड़ा गया है और लंगड़ा नहीं रहा है, तो वो निश्चित स्वजाती है। और अगर एक टांग पे गोली लगी है या दोनों टांग पे गोली लगी है या परलोक गया है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, स्वजाति नहीं होगा। ये पैटर्न है पिछले 10 साल का, पूरा पीडीए समाज जानता है। मेरे और आपके बोलने ना बोलने से कुछ स्थिति थोड़ी बदलेगी, समाज तो रोज देख रहा है ना। अब उसके बाद आप दुनिया भर के डेटा क्रिएट करते रहिए,
उत्तर प्रदेश में क्रिएट करिए, दिल्ली में क्रिएट करिए, एनसीआरबी में क्रिएट करिए, आप मीडिया खड़ा कर दीजिए, सूचना विभाग से करोड़ों के एडवर्टाइजमेंट देते रहिए और उनको भोजू बना लीजिए और दिन भर प्रसारण करिए समाचार का आपके फेवर में, तो जो गांव गली में हो रहा है उसकी परिस्थिति कैसे बदल लेंगे आप? क्या उन परसेप्शन को बदल लेंगे जो खुद भुगत रहा है? आप उसको कान में फुसफुसा के या आंखों के सामने अच्छी सी तस्वीर दिखा के उसकी सोच बदल लेंगे आप? मैं मानता हूं कि शायद आप आंशिक रूप से सहमत हो। मैं बहुत आत्मविश्वास और आत्मबल के साथ कह रहा हूं पाठक जी, जो चेहरा काला करते हैं धूप में गांव गली चल के और जो उनका दर्द बांटते हैं वो जानते हैं कि एक विस्फोटक स्थिति में पीड़ित समाज गांव गली में बैठा है, लेकिन वो इतना कमजोर है कि वोट की चोट के अलावा किसी चोट मारने की स्थिति में है नहीं, और वोट की चोट वो छोड़ेगा नहीं। इसको मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मत समझिएगा, और अगर आप समझते हैं तो महीने दर महीने आपको परिस्थितियां दिखेंगी। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीतेगी, मैं बस ये दावा कर रहा हूं कि पीडीए न्याय के लिए विस्फोटक स्थिति में बैठा है और पीडीए ये तय करेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी को यहां से विस्थापित करेगा उसको वो सामने लेके आएंगे। इसलिए हम में ये आत्मविश्वास आया है कि हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे चाहे जितना भी कष्ट उठाना पड़े। तो ये संघर्ष का वक्त है, विजय पताका नहीं फहरा रहा हूं मैं ये कह रहा हूं गंभीर संघर्ष का वक्त है और हम बहुत गंभीरता के साथ इस संघर्ष में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जी कर्नल साहब, लेकिन सवाल अब भी वही है कि जो घटना प्रतापगढ़ में हुई है ये पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में। गाजीपुर से लेकर प्रतापगढ़ से लेकर के वाराणसी से लेकर के मथुरा से लेकर के ऐसी दर्जनों घटनाएं होती रही है, और ये सच है कि अखिलेश यादव जिस घटना की जिक्र अपने एक्स पे करते हैं वो घटना हाईलाइट होती है, और आपने कहा कि ऐसी कितनी घटनाएं तो संज्ञान में आ ही नहीं पाती, ये भी बात सही है। लेकिन बावजूद इस तरह की घटनाएं होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के चुनाव में जाकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया को या तो हमने मिट्टी में मिला दिया या माफिया प्रदेश छोड़कर चले गए, और इत्तेफाक की बात है कि वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी दे देती है। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव में फिर से यही जुमला नहीं फेंकेंगे कि हमने माफिया को मिट्टी मिला दिया? तो जनता कैसे समझेगी, या फिर समाजवादी पार्टी या जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कैसे समझाने में कामयाब होगी कि नहीं माफिया तो अभी है ही, माफिया कभी पेड़ से बांधकर पीट रहे हैं, कभी गाड़ी से घसीट लेते हैं, कभी गांव में जाकर के गुंडाई करते हैं, दबंगई करते हैं। ये परसेप्शन कैसे मतलब कि जनता में बनेगा कि नहीं जो माफियागिरी थी, जो गुंडाई थी वो खत्म कहाँ हुई है? माफिया का नाम बता दीजिए जो मिट्टी में मिला हो पिछले 10 साल में, सिर्फ एक का नाम बता दीजिए, मैं आपसे बात कर लेता हूं उस पर, और नहीं तो मेरी आमने सामने बहस करा दीजिए। मैं भी फौज में अफसर था, कोई गांव गली में तो नहीं घूम रहा हूं, आमने सामने बिठा के बहस करा दीजिए। और मेरा सवाल पहला यही होगा कि एक माफिया का नाम बता दीजिए जिसको मिट्टी में मिलाया हो। बताइए कोई, अगर आपकी नजर में कोई माफिया है जिसका वो दावा करते हो कि उसको मिट्टी में मिलाया हो। इस प्रदेश ने तो कोर्ट में हत्याएं देखी हैं, इस प्रदेश ने तो जेल में हत्याएं देखी हैं, इस प्रदेश ने तो पुलिस संरक्षण में जो कैदी हैं उनकी हत्याएं देखी हैं। माफिया मिट्टी में कौन सा मिला है उसका नाम बता दीजिए एक माफिया का। सरकार ने अगर किसी माफिया को मिट्टी में मिलाया हो तो एक का नाम बता दीजिए। एक सेकंड सर, आपने जिन लोगों का भी जिक्र किया कि पुलिस अभिरक्षा में लोगों की जान ली गई है, या जो लोग एक तरह से कह सकते हैं कि जिन लोगों के बारे में माफिया योगी आदित्यनाथ की सरकार या भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करती है, जिनकी जान गई है, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को तो जनता के बीच में कहती है कि माफिया को हमने मिट्टी मिला दिया, और जनता भी तो उन्हीं से सैडिस प्लेजर लेती है, उन्हें खुशी होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, जो उनके विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग हैं, उनको तो सैडिस प्लेजर मिलता है ऐसे लोगों की मौत पर, और इसी को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना एक तरह से कहिए कि वो बताते हैं कि हमने ये काम किया है, अपनी उपलब्धि के तौर पे दिखाते हैं। आपने बहुत सही सवाल पूछा, इस पे मेरे दो परिप्रेक्ष्य। मैं ये जानना चाहता हूं
कि क्या हमारे मुख्यमंत्री जी अजय सिंह बिष्ट जी ने इस तरीके का कोई दावा किया है कि किसी माफिया को शासन और प्रशासन ने मार गिराया है? किसी शासन प्रशासन के किसी सरकारी कर्मचारी ने किसी का इनकाउंटर करके किसी माफिया की हत्या की है? क्या नाम से कोई दावा है सरकार का? मेरी नहीं नजर में तो ना, किसी एक का नहीं है। नहीं नाम लेकर तो दावा नहीं करते हैं, लेकिन वो इशारों इशारों में तो बताते मैं ही हैं यही सर, रोकूंगा आपको, खुले मैं मंचों यही से। रोकूंगा, मैं यही रोकूंगा आपको। तो नहीं कहीं सर, कहीं ना कहीं आप कर्नल ये जी, कहना चाहते हैं कर्नल शरद सरन जी, उनका ये कहना है कि चाहे वो अंबेडकर नगर का रिजवान हो, प्रयागराज का अतीक अशरफ हो और गाजीपुर का मुख्तार अंसारी, ये तीनों इस दुनिया में नहीं है। रिजवान बीमारी से गया और अतीक और अशरफ की जान ली गई पुलिस सुरक्षा में, मुख्तार भी बीमारी की वजह से गए। लेकिन उनका कहना है कि इनको उन्होंने मिट्टी में मिला दिया, काम धंधा उनका बंद कर दिया। वो विजय मिश्रा की भी बात करते हैं, विजय मिश्रा जो पूर्व विधायक रहे हैं उनको सजा हो गई। विकास दुबे की बात करते हैं जिसकी गाड़ी पलट गई, जिसकी जान चली गई। तो नाम तो लेते हैं। हाँ, ये सवाल मैं मान सकता हूँ कि किसी सजाती माफिया पे क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने अगर मैं सहमत नहीं हूं। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे की तो मौत इनकाउंटर में हुई ना, पुलिस एनकाउंटर में, तो आप कह सकते हैं कि भाई विकास। मैं क्षमा चाहूंगा पाठक जी, आपके उदाहरणों में यह परिलक्षित हो रहा है कि किसी भी केस में सरकार ये दावा नहीं कर सकती है कि उसको प्रशासनिक और शासकीय पद्धति के तहत मिट्टी में मिला दिया। तो कहीं आप ये तो नहीं कह रहे हैं जैसे मुंबई में होता था पहले 90 के दशक में कि हमने आपके 2 मारे, 2 आपने हमारे मारे? तो ये तो माफियाओं का गैंग वॉर होता है। आप गैंग वॉर की बात कर रहे हैं या प्रशासनिक और शासकीय कार्रवाई की बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं अतीक अशरफ से मुक्ति मिल गई। तो किसने दिलाया? सरकार ने। ढिढोरा तो पीट रहे हैं। किसने? वही तो मेरा सवाल है पाठक जी, मुक्ति किसने दिलाई? सरकार ने, शासन सर ने, ये तो प्रशासन ने, सर किसने ये दिलाई? देखिए, अब ये तो हमारी नजर में तो शूटरों ने मारा। वो शूटर कौन थे, इसकी जांच होनी चाहिए। अब आप सही जगह आ गए बिल्कुल। वो शायद ये कह रहे होंगे कि जिन शूटरों ने उनको मारा है उनको मुख्यमंत्री अगली बार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। अगर ये बात कहें तो मैं एक बार इस पे विचार कर सकता हूं। अब आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सर। नहीं, मैं तो सीधा सवाल खड़ा कर रहा हूं कि नहीं, अगर अच्छा, लेकिन विकास दुबे की जब गाड़ी पलटी थी तो पुलिस ने तो मारा। विकास दुबे जब पुलिस पे फायरिंग कर रहा था, और वो जो 3 दिन सट्टा बाजार में चलता रहा कि गाड़ी पलटेगी, गाड़ी पलटेगी, गाड़ी पलटेगी, और गाड़ी पलट गई, उसका क्या है पाठक जी? अरे सर भाई, हम लोग पत्रकार हैं सर, हम लोग बताते रहते हैं भाई। अब वो जनता देखना चाहती थी विकास दुबे ने जितनी विकास दुबे ने जितनी बेरहमी से 8 पुलिस वालों को मारा था, तो जनता चाह रही थी कि विकास दुबे पे कड़ी कार्रवाई हो। अब उसकी गाड़ी पलट गई, पुलिस पे फायरिंग कर रहा है। आत्मरक्षा पुलिस ने अगर गोली चला दी सर, तो क्या गलत कहा? तो जांच में भी वो लोग एनकाउंटर जमीन मांगा गया। पाठक जी, आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं आएगी तो आप गोली मार देंगे क्या मुझे? नहीं साहब, देखिए, अब हम क्या बोलेंगे? हम तो वही कह रहे हैं, कानूनी जांच में, मजिस्ट्रेट की जांच में बेगुनाह मानेगा। अब अखिलेश यादव कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो जीपीएस लोकेशन से सब क्लियर होगा कि गाड़ी कहाँ पलटी थी, कैसे पलटी थी। तो तब जब सरकार, इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। हम जहां तक मैं जानता हूं, जितना मुझे ज्ञान है वर्दी पहनने के बाद, कि कोई भी इनकाउंटर होता है तो पुलिस का काम इनकाउंटर करना नहीं है, लेकिन अगर परिस्थिति जनक कारणों से स्वयं की सुरक्षा में अगर फायरिंग हो जाए और इनकाउंटर में अगर कोई चोट लगे या किसी की हत्या हो जाए या मृत्यु हो जाए, उसकी एक इंटरनल इंक्वायरी होती है। एक डिप्टी एसपी उसका जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, वो रिपोर्ट जमा होती है और वो जमा रिपोर्ट हमेशा अभिलेखों में रहती है। तो उसको कभी भी कोई खोल के कोई भी सरकार जांच कर सकती है, इसमें गलत क्या है? और हर जांच का रिव्यू हो सकता है, इसमें भी कुछ गलत नहीं। इसीलिए तो सत्ता पक्ष कहता है कि आप लोग विकास दुबे जैसे लोगों के नहीं बीच में रोकूंगा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। मैं उसी सवाल पे वापस आपको लेके आता हूं ना। माफिया को मिट्टी में मिला दिया तो किस माफिया को और किसने और कब मिलाया, वो और विकास दुबे को तो मिलाया सर, उसने 8 पुलिसकर्मियों को बेरहमी से मारा था। माफिया क्यों बोल रहे हैं? वो माफिया क्यों बोल रहे हैं? जब वो कलकत्ता गए थे तो उनको बोलना चाहिए था कि कानपुर के विकास दुबे को मिट्टी में मिला दिया। और किस माफिया की बात कर रहे हैं वो? और अगर मेरी बात समाप्त होने दीजिए। अगर कोई अपराधी आपकी गाड़ी से कूद के भागता है
आप उसका पीछा करते हैं, वो आप पे फायर करता है, आप अपनी जान बचाने के लिए उस अपराधी पे फायर करते हैं, और अगर वो अपराधी मर जाता है तो इसमें माफिया मिट्टी में मिला दिया गया का मतलब क्या, मैं समझ नहीं पाया। इनकाउंटर हुआ, अपराधी ने पुलिस वालों के ऊपर गोली चलाई, पुलिस वालों ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई, उसमें अपराधी मर गया, तो इसमें माफिया मिट्टी में मिला दिया का ये सनी देओल टाइप दावा क्यों? कौन सा 2.5 किलो का हाथ चला अरे इसमें, मुझे सर, बता दीजिए। क्या बात कर रहे हैं? उनको लोग बोलते हैं हिंदू हो जाए सम्राट हैं। बंगाल में एक सज्जन लिख रहे हैं, बंगाल में योगी जी अपना कुत्ता भी भेज देंगे तो भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देगा। आप क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए पाठक जी, हम एक बात लास्ट इस पे कह देते हैं, हाँ। ये जो सनी देओल टाइप दावे हैं ना कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया, जब मैं उदाहरण पूछ रहा हूं तो सन्नाटा है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के सभी दावे नहीं, इसी विकास तरीके से विकास खोखले। दुबे का कई हजार करोड़ का साम्राज्य था, सब पे बुलडोजर चला सर, आपको याद होगा सर, ऐसा नहीं है। तो फिर एक बात कई बताइए अवैध पाठक जी, अगर कोई गुंडा अपराधी माफिया गिरोहबंद इंसान है और अगर हार्ट अटैक से उसका डेथ हो जाए, तो जो उसका इकोसिस्टम है वो कोलैप्स होगा या नहीं होगा? तो अगर अपराधी अगर समाप्त हो गया है तो उसका इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, नहीं, वो या मैं सरकार समझ दावा नहीं पाता करेगी हूँ कि हमने सर। किया है? सर, सवाल तो मेरे मन में भी बहुत है। जेजे हॉस्पिटल कांड में एक आरोपी था, जी नाम नहीं लूंगा। जेजे हॉस्पिटल कांड में दाऊद के लिए का एक शूटर था, मीडिया में मिल जाएगा, मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूं। जी जी जी। वो आजकल चोंगा पहन के धर्म धर्म की बात करते हैं, घूम रहे हैं साहब, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि जब तक अपराधी को सजा न मिले आप उसको अपराधी नहीं कर सकते हैं। एक सवाल है मेरा जो जब मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आप भी समझिए कि एक तरफ योगी सरकार ये दावा करती है कि जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने अतीक और अशरफ को सजा दिलाई, जो कि पूर्व की सरकारें सजा लेने में असफल रही, मुख्तार को भी सजा दी गई। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एक माफिया और था, दुर्दांत अपराधी, जो उसके ऊपर आरोप था कि वो दाऊद इब्राहिम का शूटर था, नाम था उसका ब्रिजेश सिंह। 2007-8 में वो सरेंडर हुआ कि गिरफ्तार हुआ, ये भी एक जांच का विषय है। वो लगभग 14-15 साल तक जेलों में रहता है, और जब योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो 5 साल तक पता नहीं कौन सी पैरवी करती है योगी सरकार की पुलिस कि सारे मुकदमों में उसको जमानत मिल जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि योगी सरकार बार बार ये दावा करती कि उसने गंभीर अपराधियों के खिलाफ ऐसी मजबूत पैरवी की कोर्ट में कि मुख्तार को सजा मिली, अतीक को सजा मिली, अतीक और अशरफ को उमेश पाल कांड में सजा मिली थी, ये सच है। लेकिन सवाल यही है कि उसी इकोसिस्टम में विजय सिंह के खिलाफ इतने गंभीर मुकदमे थे, उसमें ऐसी कैसे पैरवी हुई कि जो आदमी 2007-8 से जेल में बंद था वो 14 साल बाद जमानत पे बाहर छूट गया? ये सवाल दर्शकों से भी है, कर्नल साहब आपसे भी है, क्योंकि इस मुद्दे को आप लोग नहीं उठाते। आखिर क्या? आपके सवाल का जवाब मैं सवाल के माध्यम से देता हूं, जनता समझ जाएगी। मोदी जी के बनारस से एमएलसी का चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार जाता है और निर्दलीय एमएलसी बन जाता है। मैं रोकूंगा। वो ब्रिजेश सिंह आपकी सरकार में बनारस में पहली बार एमएलसी चुना गया था जब अखिलेश यादव की सरकार थी। कर्नल साहब, 2016 में बनारस में विधान परिषद का चुनाव होता है और ब्रिजेश सिंह जो जेल में बंद होता है वहां से वो एमएलसी का चुनाव जीत के आता है। तो अब एक बात बताइए पाठक जी, तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार की कमी नहीं थी कि आपने मजबूती से आपके सवाल का जवाब देता हूं, मैं आपके सवाल का अगर आपकी सरकार ने मजबूती से मुकदमों में पैरवी की होती तो सकता है ब्रिजेश सिंह को सजा मिल जाती है, जो बाहर नहीं छोड़ता। मैं आपके सवाल का ही जवाब देता हूं। रमाकांत यादव जी सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में पिछले 5 साल से जेल में बंद है, तो आपको क्या लगता है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है? या अगर अगला चुनाव हो और वो कहीं से पर्चा इंडिपेंडेंट फाइल करना चाहे तो उन्हें अधिकार नहीं है? या वो चुनाव नहीं लड़ चुनाव सकते तो आपकी सरकार में जीते थे ना सर। मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। मैं कह रहा हूं, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूं ना, उदाहरण जो दे रहा हूं कोई इमेजिनरी नहीं दे रहा हूं, एक्चुअल दे रहा हूं। 5 साल से फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में है। फर्ज कीजिए अभी एमएलसी का चुनाव हो, वो पर्चा भरें और अगर वहां से चुनाव वो जीत जाएं तो क्या आप जीतने से सरकार रोक लेगी? अगर वोट देते हैं लोग, मैं तो वोट के प्रबंधन की बात कर रहा हूं कि वर्तमान। कर्नल शरण साहब, मैं माफी चाहूंगा, आज की डेट में जिस माफिया की शकल या जिस बाहुबली की शकल योगी सरकार को पसंद नहीं है,
वो इस तरह के चुनाव तो नहीं जीत सकता है जिसमें कि इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि एमएलसी के चुनाव में आम जनता वोट नहीं करती है, एमएलसी के चुनाव में जिला पंचायत के सदस्य वोट करते हैं। तो ऐसा, और एमएलए एमएलसी इनडायरेक्ट चुनाव तो वो आदमी पाठक जी, जीत मैं सकता आपको है जिसको रोकूंगा, कि प्लीज रोक लेने जिसकी दीजिए। शकल योगी जी को पाठक जी, पसंद मैं नहीं है। इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज रोक रहा हूँ आपको। ये उदाहरण जानते हैं मैंने किस लिए दिया था? ईश्वर का शुक्र है, जो मैं आपसे सुनना चाहता था आपने वही बताया। इसका मतलब बनारस से वो निर्दलीय उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को हरा के जीता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सरकार का सीधा सहयोग होगा, बिना सहयोग के नहीं जीत सकता है। इस बार तो चुनाव विजय सिंह की पत्नी जीती है सर, वो नहीं जीते हैं, अन्नपूर्णा सिंह जीती है। कोई जीता हो, वो निर्दलीय जीता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारा है, हाँ या ना, ये बता दीजिए। नहीं, वो तो हारा है, आश्चर्यजनक है सर। तो प्रधानमंत्री के क्षेत्र से हारा है भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, और आप कह रहे हैं कि एमएलसी के चुनाव में सरकार का पूरा दखल होता है। तो मैं इसी को सिस्टम की तरफ इशारा कर रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि जब ब्रिजेश सिंह जेल में बंद थे, आपकी सरकार थी 2012 से 17, उस दौरान आपने क्यों नहीं मजबूत पैरवी की कि उनको सजा मिल सके? मुझे आपके आरोप लगता है कि ना आपने ना मुख्तार के खिलाफ सुनिए, आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने ना मुख्तार के खिलाफ मुकदमों में ढंग से पैरवी करवाई, ना अतीक और अशरफ। तो मेरा आरोप है कि ब्रिजेश सिंह के खिलाफ भी आपने मुकदमों में पैरवी नहीं कराई। कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही थी। देखिए शरद शरण जी, जिस दिन आप इस चीज को स्वीकार कर लेंगे कि कुछ मामलों में आपकी सरकार से गलती हुई है, और वो गलतियां उम्मीद है कि अगली बार जब आप सत्ता में आएंगे तो उसको नहीं दोहराएंगे। बात समझ गया, मैं बेबाकी से थोड़ा जवाब दे देता हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति काम करेगा, उसका मूल्यांकन इस पे नहीं होता है कि उसने कुछ गलतियां की हैं। उसका मूल्यांकन ये होता है कि कितने अच्छे काम किए और कहां गलतियां की हैं। संपूर्ण मूल्यांकन तभी हो सकता है। तो उसमें तो हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने कई जगह खुद स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं कहा है कि एक बड़े अपराधी को जान का खतरा था और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनको सुरक्षा दी, और वो नेताजी का हमेशा एहसानमंद रहे जब तक नेताजी रहे। और यहां तक कि उनकी फाइल भी उनके पास आई थी। उस समय उन्होंने सोचा था कि राजनीतिक व्यक्ति है, आगे सुधार आ जाएगा, रहने देते हैं। और इस गलती को उन्होंने स्वीकार किया कि उस छोटे अपराधी को बड़ा अपराधी बन गया, वो इतना बड़ा अपराधी बन गया कि वो बिना अपराध का इंसान बन गया। फिर उसके बाद अब क्या नाम लेना, और क्या जनता को बालक समझना, क्या जनता को अबोध समझना। हमने बात पूरी कह दी, आपकी जनता ने समझ ली, आपने समझ ली, सब दर्शक समझ गए। तो गलतियां हमसे कहीं ना कहीं हो गई हैं। जिसने सत्ता में, आप उस नेता की बात करें जिसने सत्ता में आते अपने नहीं, आपको इशारा करने की जरूरत के सारे मुकदमे वापस ले लिए। दर्शक को अबोध समझ रहे हैं तो इशारा कीजिए। क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में हमारा दर्शक इतना अबोध है कि समझा नहीं? तो गलती हुई है और हमारे नेता ने स्वीकारा है। लेकिन नेता ने साथ में एक बात और कहा है, हम सब इंसान हैं, यहाँ परमेश्वर कोई नहीं है, ईश्वर कोई नहीं है। जैसा बर्ताव होता है उसी की तरह रिएक्शन होता है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक मूल्यों में बहुत बदलाव लाया है। बहुत ही ज्यादा प्रतिशोधात्मक राजनीति करते हैं। तो जब पीडीए का वक्त आएगा तो उसी तरीके से बात करेंगे। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं। एक मामले में आपने ट्वीट किया था, उसमें लेटेस्ट अपडेट बता दूं। चंपावत में एक घटना हुई थी जिसमें एक नाबालिग के साथ आबरू लूटने की बात आई थी। वो नाबालिग अपने बयान में पलट गई है कि उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई। कहां की बात कर रहे हैं पाठक जी? ये आपने भी ट्वीट किया है, चंपावत उत्तराखंड। हाँ। तो सर क्या कहा जाए? थोड़ा बड़ा उदाहरण दे देता हूं, मैं थोड़ा बड़ा उदाहरण दे देता हूं इसी को कवर करने के लिए। हाँ। जानते हैं, अभी 6 महीने पहले शाहजहांपुर में एक स्टेट यूनिवर्सिटी की परमिशन मिली है पाठक जी। हाँ। और आगे एक लाइन बोलूंगा तो दर्शक भी समझ जाएंगे। नारियों से मालिश कराने का शौक था उनको। अरे वो तो सर सार्वजनिक है, वो सर देखिए, ये मेरे को इसी भाषा में कहने दीजिए जिसमें मैं आपसे कहूंगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार का सबसे बड़ा कारण यही सब था, क्योंकि कानून व्यवस्था के दावे में और दोहरापन, अपने लोगों के अपराधों को माफ करना और जो अपने नहीं है उनके अपराधों पर कार्रवाई करना, ये दोहरी आंख जनता को पसंद नहीं आया। तो जनता ने फैसला सुना दिया। फिलहाल अंत में यही सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जब पेड़ से बांधकर एक पिछड़े दलित समाज के युवक को मारा जाता है और उसकी वीडियो वायरल होती है,
जब अखिलेश यादव सवाल करते हैं तो पुलिस पहले कुछ गलत सूचना देती है, बाद में दबाव पड़ता है तो पुलिस बताती है कि मुकदमा दर्ज हुआ है और मुख्य आरोपी युवराज सिंह नाम जानबूझ के बोल रहा हूं, मुख्य आरोपी युवराज सिंह समेत 2 लोगों पर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कब गिरफ्तारी होगी, लेकिन आप लोग सोच लीजिएगा कि ये क्या चल रहा है, ये राम राज्य है या जंगल राज। दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, कर्नल शरद शरण और राज कपूर जी को इस चर्चा में जुड़ने के लिए।